नमस्कार। आज हम एक ऐसे सिनेरियो पर नजर डालेंगे जो भले ही सच ना हो, पर अमेरिका और डेनमार्क के बीच के तनाव को बड़े दिलचस्प तरीके से दिखाता है। तो आइए देखते हैं कि अगर ग्रीनलैंड को लेकर ये टकराव हकीकत में बदल जाता तो नज़ारा कैसा होता। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं उस सबसे कह सकते हैं विस्फोटक दावे से जो सोर्स में किया गया है। वो दावा है देखते ही गोली मारने का, एक सीधा आदेश। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? हमारे सोर्स के मुताबिक इस पूरे टकराव की जो चिंगारी थी वो कहाँ से भड़की, चलिए देखते हैं। सूत्र की माने तो डेनमार्क ने फौरन दो बड़े कदम उठाए। पहला, एक खुला ऑर्डर जारी कर दिया कि गोली चला दो, और दूसरा, ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों की मौजूदगी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। अब डेनमार्क के इस एक कदम ने ना पूरे यूरोप में जैसे एक भूचाल सा ला दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले पर कौन किसके साथ खड़ा था और कौन बस किनारे बैठकर तमाशा देख रहा था। और जानते हैं, यूरोप सच में दो हिस्सों में बट गया था। एक तरफ थे फ्रांस, स्पेन और बेल्जियम जैसे देश जो डेनमार्क के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गए, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटेन, जर्मनी और इटली जैसी जो बड़ी बड़ी ताकतें थी वो एकदम चुप रहीं, और उनकी ये खामोशी अपने आप में बहुत कुछ कह रही थी। और ये सपोर्ट सिर्फ बातों बातों तक ही नहीं था। सोर्स के मुताबिक कुछ यूरोपीय देशों ने तो अमेरिका को सीधी धमकी दे डाली कि वो यूरोप में मौजूद उसके सारे के सारे मिलिट्री बेस उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब इस पूरे झगड़े में एक नया एंगल जुड़ता है, और ये चुनौती यूरोप से नहीं बल्कि अमेरिका के अंदर से ही आती है। इससे ये साफ हो जाता है कि ये लड़ाई सिर्फ इंटरनेशनल लेवल पे नहीं थी, बल्कि अमेरिका के अंदर भी पॉलिटिक्स गरमाई हुई थी, और इस अंदरूनी खींचतान ने इस पूरे संकट को आप कह सकते हैं और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन बाहरी धमकियों और इस अंदरूनी विरोध से एक अमेरिकी प्रेसिडेंट को सच में रोका जा सकता है? चलिए देखते हैं कि हमारा सोर्स इस पर क्या कहता है। सोर्स का दावा है कि ये सारी धमकियां सुनने में चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगें, जब प्रेसिडेंट की असली पावर के सामने आती हैं तो बस सिंबॉलिक बनकर रह जाती हैं। तो सोर्स के हिसाब से अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास दो ऐसी जबरदस्त पावर्स हैं जो उन्हें देश के अंदर और बाहर दोनों तरह के दबाव से काफी हद तक बचा लेती हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि प्रेसिडेंट चाहें तो किसी भी सैनिक को कानूनी कार्रवाई से बचा सकते हैं, और जब ऐसा हो सकता है तो फिर उन्हें देशद्रोही घोषित करने की धमकी का असर करीब करीब खत्म ही हो जाता है। अच्छा, कानूनी दांवपेच से हटकर अगर जमीनी हकीकत देखें तो सोर्स डेनमार्क के लिए एक बहुत ही मुश्किल मिलिट्री और लॉजिस्टिकल सच्चाई की तरफ भी इशारा करता है। ये एक बहुत बड़ी डिपेंडेंसी दिखाता है ना? और एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि भाई कोई देश अपने दुश्मन के बनाए हथियारों से ही उसके खिलाफ लड़ेगा कैसे? और जमीन पर असलियत तो ये है कि अमेरिकी सेना ग्रीनलैंड में पहले से ही मौजूद है, और सिर्फ मौजूद ही नहीं बल्कि डेनमार्क से कहीं ज्यादा तादाद में और बेहतर ठिकानों पर। तो अब जब पावर इम्बैलेंस इतना ज्यादा है तो सवाल ये है कि डेनमार्क के पास बचने का या जीतने का कोई रास्ता था भी या नहीं। सोर्स आखिर में इसी पर आता है और बताता है कि एक रास्ता हो सकता था। सोर्स का तर्क बिल्कुल साफ है, अकेला कोई भी देश कुछ नहीं कर सकता। अगर अमेरिका को वाकई में रोकना है तो यूरोप की इन चार बड़ी ताकतों को एक साथ एक आवाज में खड़ा होना होगा। लेकिन सोर्स इस तरह की किसी भी एकता की उम्मीद पर आप कह सकते हैं पानी फेर देता है। वो उस वक्त के यूरोपीय लीडर्स की कड़ी आलोचना करता है। तो आखिर में सोर्स हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक बटा हुआ यूरोप, जिसके लीडर्स को सोर्स के मुताबिक कमजोर बताया गया है, क्या वो कभी भी इस तरह की किसी बड़ी चुनौती का सामना करने के लिए सच में एक साथ आ पाएगा?